हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचे क्लासेस। बेटा आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंसेप्ट आगे कर रहे हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे रेसिस्टेंस की, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेसिस्टेंस और रेजिटिविटी। कई बार हमें कन्फ्यूजन रेसिस्टेंस और रेजिटिविटी में भी कन्फ्यूजन रहता है। आज तुम अगर ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हो तुम्हारा इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही इजी से कंसेप्ट है बेटा। तो हम स्टार्टिंग करते हैं बेटा सबसे पहले रेजिस्टेंस। एक्चुअल में रेजिस्टेंस का जो मीनिंग होता है वो होता है रोकना। वैसे भी तुम समझो इस बात का मतलब। रेजिस्टेंस मतलब जैसे हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस है, जो अगर किसी की बॉडी बीमारियों को, डिजीज़ को रोकती है तो इसका मतलब उसका बॉडी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और किसी का बॉडी रेसिस्टेंस कम है तो इसका मतलब वो बीमारियों को कम रोकता है। इसको हम बॉडी रेसिस्टेंस। ऐसे ही यहाँ पर है ना, रेसिस्टेंस का मतलब है रोकना। तो यहाँ किस चीज़ को रोकने में काम आता है ये रेसिस्टेंस? यहाँ पर फ्लो ऑफ चार्ज को अपोज करता है, रोकता है। तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस क्या है? रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। रेसिस्टेंस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर विच अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज। जो क्या करती है? चार्ज को रोकती है। बस यही रेसिस्टेंस होता है बेटा। अब ये रेसिस्टेंस एक्चुअल में डिपेंड किस किस पे करता है, तो हम यहाँ पर हमारा अगला कंसेप्ट वो आ जाएगा फैक्टर्स। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो बेटा सबसे पहले तो इस बात को समझो तुम, हमारा जो रेसिस्टेंस है उससे पहले तुम्हारे को वो फ्लो कहाँ पर फ्लो करता है? हमारा जो चार्ज है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में से, मतलब किसी भी वायर से। नॉर्मली एक मेटेलिक वायर से ही हमारा चार्ज हम फ्लो करवाते हैं, जैसे कॉपर वायर हो या वायर जैसी वायर हो। तो इसमें है ना रेसिस्टेंस जो है ना, एक तो वो पैदा ही कैसे हो रहा है भाई, रेसिस्टेंस यहाँ है ही क्यों? तो यहाँ पर तो बेटा थोड़ा सा इस बात को ऐसे समझो कि मान लो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से इस तरफ से जुड़ा हुआ है। मैंने तुम्हारे को जब स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज फ्लो करता कैसे है इस कंडक्ट से। एक्चुअली चार्ज जो है वो खुद तो चल ही नहीं सकता, उसको कैरी करते हैं। कैरी क्या करते, कौन करता है? उसे कैरी करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ही चार्ज को फ्लो करवाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो चार्ज फ्लो होता है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस है, इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने से रोकता है ना, वही यहाँ पर रेसिस्टेंस है। तो इलेक्ट्रॉन रुक गया तो इसका मतलब चार्ज को रोक दिया उसने। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे मूव करते हैं हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और चार्ज जो है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बट अब यहाँ पर ये है कि ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेंगे, उसी टाइम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे। पर बेटा यहाँ पर मैं तुम्हारे को बता दूँ, सबसे पहले तो इस बात को समझो कि इस वायर में से जो ये हमारा वायर है ये हमेशा सिलेंड्रिकल होता है। अगर हम उसको जूम करके देखें तो इसमें से है ना, सिलेंड्रिकल वायर में से इलेक्ट्रॉन्स मान लो मूव कर रहे हैं ऐसे। एक तो पहली बात यह है कि बेटा ये वायर किससे बनी हुई है? एटम्स से बनी हुई है। और एटम्स में कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? एटम्स में न्यूट्रॉन भी हैं, प्रोटॉन भी हैं, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो जब ये मूव करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, जब ये मूव करेंगे तो तुम समझो ये आपस में ड्रिफ्ट, खुद भी एक दूसरे के साथ ड्रिफ्ट हो जाएंगे, या दूसरे आयंस के साथ, या दूसरे जो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनके साथ भी थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट हो जाएंगे। और इस ड्रिफ्टिंग में है ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये कुछ चार्ज को लूज कर देते हैं, कुछ चार्ज को लूज कर देते हैं। तो यही यहाँ पर है ना रेसिस्टेंस है बेटा। तो यहाँ पर फैक्टर जो है ना वो क्या है, किस किस फैक्टर से रेसिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है और किस किस फैक्टर से रेसिस्टेंस कम हो जाता है। तो तुम यहाँ पर ये समझो बेटा सबसे पहले कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं। अगर ये वायर हमारा इतना थिक है, मोटा है, जिसे हम क्रॉस सेक्शन एरिया से बोलते हैं, और अगर यही वायर हम इतना थोड़ा सा और थिक ले लें, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है ना वो ज़्यादा ले लें, तो किस में ईजीली मूव करेगा इलेक्ट्रॉन?
तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो जाता है, जैसे ही हम इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि तुम यहाँ पर एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेके देखो कि अगर एक सिंगल रोड पे ये गाड़ियाँ चलेंगी तो उनके आगे रेसिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो आपस में टकराने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एक दूसरे से। और अगर उसी पाथ को हम थोड़ा सा और वाइड कर दें, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का पाथ है उनकी वायर, और वायर की थिकनेस उसकी मोटाई, जिसे हम यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया बोलेंगे, जो है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब यहाँ पर है ना, इस वर्ड से भी है ना लोग बच्चों को थोड़ा सा रहेगा। क्रॉस सेक्शन एरिया होता क्या है एक्चुअल में, जो ये सिलेंड्रिकल वायर होती है इसका जो ये सर्कुलर एरिया होता है ना, ये होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। और ये किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। हमें पता ही है सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो सीधी सी बात यहाँ पर है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज हो जाएगा तो रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो एक्चुअल में रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया से इनवर्स प्रोपोर्शन में रहता है। अगर हमने क्रॉस सेक्शन एरिया को डबल कर दिया तो रेसिस्टेंस हाफ हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया को हाफ कर दिया तो रेसिस्टेंस डबल हो जाएगा। बिल्कुल इजीली समझने वाली बात है यहाँ पर। अब इससे आगे जो अगला कंसेप्ट है वो बेटा है लेंथ से रिलेटेड, कि भाई क्रॉस सेक्शन एरिया तो ठीक है हमारा बड़ा हो जाएगा तो रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। अब है लेंथ। रेसिस्टेंस जो है ना लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। यहाँ पर इस बात को तुम सीधा सा समझो, इलेक्ट्रॉन्स को एक तो इतना ट्रेवल करना है, मान लो ये डिस्टेंस जो है ना ये 1 मीटर है, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस जाना है। अब यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया की बात नहीं करेंगे, मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जिसको 1 मीटर वायर में लेंथ का कवर करना था, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मान लो 2 मीटर कवर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स है ना लंबा रास्ता होने की वजह से एक दूसरे से ज़्यादा ड्रिफ्ट होंगे, तो ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी को लूज़ कर देंगे। अब ये एनर्जी जाती कहाँ है इसके बारे में भी मैं बात करूँगा, बट मैं तुम्हारे को बता दूँ, क्योंकि एक बात तुमने पहले भी पढ़ी है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। तो एनर्जी अगर वो लूज़ करते हैं रास्ते में तो वो कहाँ जाएगी उसकी बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर समझो लेंथ ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा एनर्जी लूज करेंगे, और लेंथ कम होगी तो ये कम एनर्जी लूज करेंगे। तो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है अपोजिट चार्ज को अपोज करने का उसकी प्रॉपर्टी, कंडक्टर की अपोज करने की, चार्ज को अपोज करने की प्रॉपर्टी जो होती है ना बेटा, वही रेसिस्टेंस होती है। और ये दो चीज़ों पर यहाँ डिपेंड कर रही है, एक तो क्रॉस सेक्शन एरिया पर, क्रॉस सेक्शन एरिया डबल तो रेसिस्टेंस हाफ, और क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ तो रेसिस्टेंस डबल। और लेंथ क्या है, लेंथ के साथ में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, लेंथ डबल तो रेसिस्टेंस भी डबल, लेंथ हाफ तो रेसिस्टेंस भी हाफ। एक अब यहाँ पर नया वर्ड जो आएगा वो आएगा बेटा रेजिटिविटी। और रेजिटिविटी में मैं तुम्हें बता दूं बच्चे, रेजिटिविटी और रेसिस्टेंस से हमेशा बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि ये रेजिटिविटी क्या है। रेजिटिविटी जो है ना बेटा एक्चुअल में ये है तो ये भी रेसिस्टेंस ही है, बट इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, स्पेशल टाइप ऑफ रेसिस्टेंस। अब ये कैसा स्पेशल हो गया जी, क्योंकि ये वो रेसिस्टेंस है बेटा जो एक्चुअल में ना तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता, ना ही उसके क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, टाइप ऑफ मटेरियल पे। अब ऐसा क्यों है, अभी बात को समझो तुम, टाइप ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करेगा ये। अभी हमारे को पता है कॉपर जो है ना वो है क्या है, गुड कंडक्टर है, आयरन जो है वो बैड कंडक्टर है, अलॉय तो उससे भी ज़्यादा बैड कंडक्टर है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा बेटा मटेरियल की वजह से है, क्योंकि जो कॉपर है उसके इलेक्ट्रॉन्स को तुम ये समझो, उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो जब मूव करते हैं, जब वो कंडक्टर मान लो ये कॉपर का है और ये आयरन का मटेरियल है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो कॉपर बेस्ट कंडक्टर इसलिए है बेटा क्योंकि कॉपर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से चलते हैं और वो एक लाइन में चलते हैं बिल्कुल, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत कम एनर्जी लूज कर रहे हैं। ये मैं तुम्हारे को एक वैसी इमेजिनेशंस बता रहा हूँ कि तुम समझो कॉपर जो है वो सबसे कम एनर्जी लूज करता है, उसका रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, उसकी रेजिटिविटी बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पर रेसिस्टेंस नहीं बोलेंगे हम, मटेरियल की जब बात करेंगे तो रेजिटिविटी बोलेंगे। यहाँ पर रेजिटिविटी इज ऑल्सो रेसिस्टेंस, बट रेजिटिविटी बोल दिया तो इसका मतलब हम एक मटेरियल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। रेसिस्टेंस बोल रहे हैं तो हम पूरे कंडक्टर की बात कर रहे हैं, उसमें कहीं पर भी एनर्जी जो है वो यूज़ हो रही है, हमारे कहीं फ़ैन लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए, वो भी सब रेसिस्टर्स हैं। बट रेजिटिविटी अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मटेरियल की बात कर रहे हैं। तो ये जो रेजिटिविटी होती है ये किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती। अगर तुमसे पूछा जाए कि लेंथ हाफ कर दिया तो रेजिटिविटी क्या हो जाएगी भाई, तो ऐसा नहीं है कि लेंथ हाफ हो गया तो रेजिटिविटी भी हाफ होगी, नहीं, रेजिटिविटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेंथ को हम हाफ कर दें, क्रॉस सेक्शन एरिया को 4 टाइम कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। रेजिटिविटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी फिक्स रेजिटिविटी होती है। कॉपर की रेजिटिविटी सबसे कम होती है, इसीलिए वो एक बेस्ट कंडक्टर होता है और हम अपने घरों में ज़्यादातर उसी के मटेरियल यूज़ करते हैं। और आयरन या और अलॉय वगैरह है ना, उनकी रेजिटिविटी बेटा ज़्यादा होती है, इसीलिए उनको हम अपने घरों में वायर के तौर पर यूज़ नहीं करते। और यहाँ पर मैं तुम्हारे को कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में भी बात करूँगा, बट अभी तुम यहाँ पर रेजिटिविटी के बारे में बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। रेजिटिविटी और रेसिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। रेसिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, और रेजिटिविटी होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी टू अपोज द चार्ज। और यहाँ पर कॉपर जो है उसके मान लो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी कम लूज़ करते हैं, क्योंकि वो बहुत ही डिसिप्लिन सीधे चलते हैं। और फेरियस या और अदर मटेरियल जो है जो बैड कंडक्टर हैं कि हैं, इसका मतलब उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो बीच में एक दूसरे के साथ ड्रिफ्टिंग ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी को ज़्यादा लूज़ कर देते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर होते हैं और अदर कॉपर वाले गुड कंडक्टर। अब मैं बेटा तुमसे जो बात करूँगा वो रेजिटिविटी मटेरियल के ऊपर, सम स्पेसिफिक मटेरियल जिनको हम किसी स्पेशल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, वो कौन से हैं। जैसे नॉर्मली तो तुमसे वैसे कॉपर की वायर जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम की वायर अपने घरों में वायर के तौर पे, तो वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे हैव वेरी लेस रेजिस्टेंस एंड दे आर गुड कंडक्टर, और वो एनर्जी बीच में बिल्कुल भी लूज़ नहीं करते। अगर हम सोचें कि भाई आयरन हम यूज़ कर ले, आयरन तो सस्ता होता है, बट आयरन को अगर हम लेकर के चलेंगे तो वो रास्ते में ही बीच में ही बहुत सारी एनर्जी को लूज़ कर देंगे और हमारे घर तक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मिल ही नहीं पाएगा हमारे को। तो एक तो उनका तो हमें पता ही है, इससे अलग कुछ और स्पेसिफिक मटेरियल्स हैं, जैसे टंगस्टन है। टंगस्टन का हम सभी को पता ही है, टंगस्टन किस में यूज़ हो रहा है बेटा, टंगस्टन यूज़ होता है फिलामेंट में। वो क्यों यूज़ होता है फिलामेंट में, बिकॉज उसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, 3380 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर वो हीट होता है तो वो ब्रेक नहीं होता। और उसका है ना रेजिस्टेंस, वैसे तो इतना उस मटेरियल की रेजिटिविटी तो हाई नहीं होती है, बट उसके रेजिस्टेंस को हाई करने के लिए उसको बहुत ही थिन बना देते हैं, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही हाई हो जाता है। रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से चार्ज जो है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अपोज हो जाएगा, रुक जाएगा और वो ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इससे अलग है नाइक्रोम। नाइक्रोम एक अलॉय है जिसका बेटा बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और बहुत ही हाई रेजिटिविटी होती है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, जब ये इसमें से हम इलेक्ट्रिक वायर में से, इस नाइक्रोम की वायर में से चार्ज को फ्लो करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपोज हो जाता है, और अपोज होने की वजह से वो हीट हो जाता है। क्योंकि अभी आगे मैं तुम्हारे को बताऊँगा कि जो चार्ज जो फ्लो होना रुक जाता है बेटा, जो बीच में चार्ज लूज होता है, वो जो चार्ज जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे नाइक्रोम की वायर है, बहुत ज़्यादा हाई रेजिटिविटी होने की वजह से ये हीट होता है, और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये कंडक्टर ब्रेक नहीं होता है, और इसको हम बहुत सारे मटेरियल्स में यूज़ करते हैं।
जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट है हमारे, प्रेस है, गीज़र है, तो उनमें क्यों यूज़ करेंगे वो तो मैं हीटिंग इफेक्ट वाले में बताऊंगा। बट यहाँ पर समझो नाइक्रोम एक स्पेशल मटेरियल है जहाँ हीटर, गीज़र, आयरन वगैरह में हम नाइक्रोम के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं। एक है बेटा टिन और लेड का अलॉय होता है, इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बहुत ही लो रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए इसको है ना फ्यूज़ वायर में यूज़ किया जाता है। फ्यूज़ वायर में हम क्या करेंगे कि जैसे ही अगर हमारे कंडक्टर पे कोई लोड पड़ेगा तो हमारा कोई इक्विपमेंट ख़राब ना हो उससे पहले फ्यूज़ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। रेजिस्टिविटी भी बहुत लो होती है, सारा करंट इसमें आगे पास हो जाता है। बट अगर मेल्टिंग पॉइंट इसका लो है, इसलिए जैसे ही अगर पीछे से कोई प्रॉब्लम आएगी और चार्ज हमारा बीच में वेस्ट होगा और हीट होगा, कंडक्टर हीट होते ही इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से फ्यूज़ वायर ब्रेक हो जाती है और जिससे कंडक्टर ब्रेक हो जाता है और आगे करंट फ्लो, चार्ज रुक जाता है, जिससे हमारे इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होते। तो ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है जिसे हम फ्यूज़ वायर बनाने में यूज़ करते हैं। नाइक्रोम को हम हीटिंग एलिमेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। टंगस्टन का हमें पता ही है, फिलामेंट ऑफ बल्ब बनाने में यूज़ करते हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम वगैरह गुड कंडक्टर होने की वजह से हम अपने घरों में मटेरियल जो वायर्स बनाने में यूज़ होता है। ये इससे अलग बेटा अब तुम्हारे को जो मैंने रेसिस्टेंस फैक्टर अफेक्टिंग वाला कंसेप्ट बताया था, वहाँ पे फॉर्मूला और सुन लो, जो न्यूमेरिकल्स करेंगे तो बार बार यूज़ होगा। रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। और रेसिस्टेंस जो होता है वो एक यहाँ पर कांस्टेंट होता है, रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को हम किससे डिनोट करते हैं, रॉ से डिनोट करते हैं बेटा। और इसकी यूनिट, जैसे रेसिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और ऐसे ही रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है वो इक्वल टू होता है, जो हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे वो वहाँ पर करेंगे रो, रेजिस्टिविटी, रॉ, इस साइन को रॉ बोलते हैं, रॉ L/A। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर हम रॉ का फॉर्मूला बनाते हैं तो इसको A इधर ले जाएंगे, RA और L नीचे आ जाएगा। तो ये एक ही फॉर्मूला है एक्चुअल में, R = रॉ L/A। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो तुम्हारा ये चीज़ भी क्लियर करवा दूंगा। शायद आज के तुम्हारे रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट में जा करके बता सकते हो। थैंक यू।